Welcome, my dear friends. Now, in this session, we are going to study over our evaporator. So, my dear friends, first of all, you have to know that what is the evaporator function. Okay. So, in your VC cycle, this is your evaporator. Okay. This is your evaporator. Okay. And after that, you have to install your compressor. And after that, you have to install your condenser. This is your condenser. Okay, this will be your condenser, and after that you have to install your throttle valve. ओके, आप throttle valve को इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे है आपका कंप्रेसर जो कि वर्क कंज्यूम करता है, वर्क इनपुट इसमें आप देते हो बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये है आपका throttle valve, इज इट? ये है आपका throttle valve, एक्सपेंशन valve जिसे बोलते हैं, एंड दिस विल बी योर इवापोरेटर एंड हियर योर कंडेंसर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके इवेपोरेटर का वर्क क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इवेपोरेटर का वर्क होता है हीट को एब्जॉर्ब करना, मतलब एक्सट्रैक्ट करना। दैट मीन्स क्यूई, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और हीट को एब्जॉर्ब कहाँ से ये करता है? ये कूलिंग स्पेस से करता है। ओके, यहाँ पे मतलब कूलिंग स्पेस, कूलिंग क्रिएट करता है, और इसी को बोला जाता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ओके, दैट मीन्स ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मेन फंक्शन क्या है? हीट एब्जॉर्प्शन। ओके, हीट एब्जॉर्प्शन, हीट एब्जॉर्प्शन इसका मेन फंक्शन है। और कंडेंसर का मेन फंक्शन क्या है? हीट को रिजेक्ट करना, इस क्यूआर को रिजेक्ट करना। कहाँ पे? आउटर एटमॉस्फेयर में, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर में हीट को रिजेक्ट करना। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि ये जो हीट का रिजेक्शन है या फिर ये जो हीट का एब्जॉर्प्शन है, ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का कैसा हो रहा है? ये हीट का एक्सचेंज हो रहा है। ओके ना, यहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो रहा है। और हीट का एक्सचेंजर किस डिवाइस में होता है? हीट एक्सचेंजर में होता है। ठीक है ना, हीट एक्सचेंजर में हीट का एक्सचेंज होता है। हीट को या तो एब्जॉर्ब किया जाता है या फिर रिजेक्ट किया जाता है। इज इट ऑल राइट? हीट एक्सचेंजर आप कहाँ पे पढ़ते हो? हीट ट्रांसफर में आप हीट एक्सचेंजर को पढ़ते हो। माय डियर फ्रेंड्स, योर इवापोरेटर एंड कंडेंसर, दैट मीन्स योर इवापोरेटर एंड condenser both are what? Heat exchanger, both are heat exchanger। बस यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है और यहाँ पे है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पे है -5 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे है -5 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे है आपका अप्रॉक्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसलिए हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर अगर बाय द वे, अगर अगर यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता और यहाँ पे अगर आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो इस केस में आपका हीट क्या होता? रिजेक्ट होता। इज इट ऑल राइट? भले ये इवापोरेटर है लेकिन ये हीट को क्या करता है? रिजेक्ट करता है। मतलब हियर योर इवापोरेटर एंड कंडेंसर बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, दोनों सेम है, दोनों हीट एक्सचेंजर ही है। But why this evaporator is gaining some energy in form of heat absorption, and why this condenser is rejecting some energy in form of QR? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ अलग है, कंडेंसर में टेम्परेचर अलग है एंड एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर अलग है, इसलिए यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ अलग है, यहाँ -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए यहाँ हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, अगर यही टेम्परेचर रिवर्स कर दिया जाए तो यहाँ पे हीट का रिजेक्शन होना फिर से शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? कि दिस बोथ कंपोनेंट, इवापोरेटर एंड कंडेंसर, दे बोथ कंपोनेंट आर सेम, and due to temperature difference and temperature criteria, this evaporator gonna be extract some energy and this condenser gonna be reject some energy. Is it alright? And they both are, evaporator and condenser, they both are work as a heat exchanger. So in standard form you have to write a statement that what? It act as a heat exchanger, it act
इट एक्ट एज अ हीट एक्सचेंजर, ये हीट एक्सचेंजर की तरह वर्क करता है। इज इट ऑल राइट? दैट ट्रांसफर हीट दैट ट्रांसफर that transfer heat that transfer heat from the substance that transfer the heat from the substance being cooled, okay, जो सब्सटेंस कूल होगा उससे हीट को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या फिर ट्रांसफर करेगा, बीइंग कूल्ड, या फिर कूलिंग स्पेस को ये कूल करेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये इवापोरेटर अब कैसा दिखने में होगा, ठीक है। तो अगर इस इवापोरेटर को आप गौर से देखोगे तो ये है आपका इवापोरेटर, ठीक है। दैट विल बी योर फोर्थ नंबर पॉइंट, दैट विल बी योर फर्स्ट नंबर पॉइंट। तो ये है आपका फोर्थ नंबर पॉइंट, ये है आपका फर्स्ट नंबर पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉइल्स लगे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप अगर एब्जॉर्ब करोगे, अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कॉइल इंस्टॉल होते हैं। इज इट ऑल राइट? यहाँ पे कॉइल इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। तो इस कॉइल के इंस्टॉलेशन के कारण इस कॉइल में क्या फ्लो होता है, आपका रेफ्रिजरेंट इस कॉइल में फ्लो होता है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन से आपका रेफ्रिजरेंट इस कॉइल में फ्लो होता है, ठीक है। So my dear friends, ये due to this refrigerant at very low temperature, it's gonna be absorb some heat from outermost side, and by this way you have to create your refrigeration effect and you have to create your cooling space. तो इस तरीके से आप cooling space को generate करते हैं। Is it alright? That means if we have to observe that कि there are two types of evaporator। आपके जो evaporator का जो functional criteria होता है, किस बेस पे आपके evaporator वर्क करते हैं। आपके evaporator की अगर वर्किंग क्राइटेरिया देखी जाए, अगर वर्किंग के बिहेव के बेसिस पे अगर बात किया जाए तो आपका evaporator फोर्सफुली कन्वेक्शन टाइप होता है। दैट मीन्स फोर्स कन्वेक्शन टाइप, and second one is your what, natural convection type, okay, natural convection type, नेचुरल कन्वेक्शन टाइप होता है। सो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके इवोपरेटर में फोर्सफुली रेफ्रिजरेंट का फ्लो हो रहा है, इन पाइप में फोर्सफुली रेफ्रिजरेंट का अगर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है फोर्सली कन्वेक्शन टाइप यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेंट है या फिर इवोपरेटर है। अगर नेचुरली अगर रेफ्रिजरेंट इस इवेपोरेटर में फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स ये नेचुरल कन्वेक्शन टाइप। बिकॉज कन्वेक्शन टाइप क्यों है? बिकॉज यहाँ पे इस कूलिंग स्पेस से डायरेक्टली टच नहीं है इस कूलिंग कॉइल का, ठीक है। ये है आपका कूलिंग स्पेस, ये है आपका कूलिंग कॉइल, तो यहाँ पे डायरेक्ट टच नहीं है। यहाँ पे कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू ही यहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो या तो आपका वर्किंग ऑफ इवेपोरेटर या तो फोर्सफुली हो सकता है या फिर नेचुरल हो सकता है। यहाँ पे अगर आप पंप इंस्टॉल कर देते हो तो अगर आपका रेफ्रिजरेंट इस पंप के कारण फोर्सफुली इंटर हो रहा है इस कॉइल से, तो इसका मतलब उसको बोला जाएगा फोर्स कन्वेक्शन टाइप। अगर यहाँ पे पंप आप इंस्टॉल नहीं करते हो, यहाँ पे डायरेक्ट थ्रॉटल वाल्व्स के थ्रू आपका रेफ्रिजरेंट इस इवेपोरेटर में अगर फ्लो करता है तो उस कंडीशन में बोला जाएगा नेचुरली कन्वेक्शन टाइप, ओके। फोर्स कन्वेक्शन टाइप में आपका जो रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, ड्यू टू दिस पंप इफेक्ट आपका रेफ्रिजरेंट काफी फास्टर मूव करेगा, काफी फास्टर फ्लो करेगा। तो इस फास्टर फ्लो के कारण कन्वेक्शन इफेक्ट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, मतलब ये हीट एब्जॉर्ब ये ज्यादा नहीं कर पाएगा, बहुत ही कम करेगा। बट अगर आपका रेफ्रिजरेंट नेचुरली फ्लो होता है तो नेचुरली फ्लो में आपके रेफ्रिजरेंट की जो स्पीड होगी वो कम होगी, जिसके कारण हीट एब्जॉर्प्शन क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा होगा। दैट मीन्स इस केस में आपका इवेपोरेटर काफी इफेक्टिव वर्क करेगा एंड इस केस में आपका इवेपोरेटर कम इफेक्टिव वर्क करेगा। इज इट ऑल राइट? सो इट्स डिपेंड ऑन डिफरेंट कंडीशन, ओके। अगर वर्किंग क्राइटेरिया, दिस विल बी आवर फर्स्ट क्राइटेरिया। अगर सेकंड क्राइटेरिया की बात करें, कंस्ट्रक्शन टाइप की अगर बात करें, अगर कंस्ट्रक्शन टाइप की बात करें तो आपका रेफ्रिजरेटर इवापोरेटर जो होता है वो दो टाइप से कंस्ट्रक्ट किया जाता है।
ठीक है। एक होता है ट्यूब टाइप और दूसरा होता है फिन टाइप। आपने पढ़ा भी होगा हीट एक्सचेंजर में दो टाइप के हीट एक्सचेंजर होता है, पहला होता है ट्यूब टाइप, दूसरा होता है फिन टाइप। मतलब ये जो आपका इवापोरेटर मैंने यहाँ बनाया है, ये कैसा टाइप है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे टू ट्यूब लगे हुए हैं, दैट दैट मीन्स दिस इज योर ट्यूब टाइप इवापोरेटर। एंड अगर मैं यहीं पे अगर मैं फिन्स बना देता हूँ, अगर यहीं पे मैं इवापोरेटर में फिन्स बना देता हूँ, ओके, तो ये आपका फिन टाइप इवापोरेटर होगा। इज इट ऑल राइट? इस टाइप का इवापोरेटर आपका गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। एंड इस टाइप का इवापोरेटर आपका वीसी सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। इज इट राइट? वीसी सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। ओके, अगर कंस्ट्रक्शन टाइप को तो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब हम डिजाइन फैक्टर पे बात करते हैं। ठीक है, अब हम डिजाइन फैक्टर पे बात करेंगे। वर्किंग क्राइटेरिया को हमने डिस्कस कर लिया, कंस्ट्रक्शन क्राइटेरिया को डिस्कस कर लिया, अब हम डिजाइन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। तो डिजाइन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो इन तीन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहला है आपका प्रेशर ड्रॉप, दूसरा है आपका टेम्परेचर, एंड तीसरी चीज है लिक्विड एंड रेफ्रिजरेंट वेपर, दैट मीन्स लिक्विड रेफ्रिजरेंट। इन तीन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ता है। इज इट ऑल राइट? दैट मीन्स अगर ट्यूब टाइप इवापोरेटर की बात करें, so my dear friends, at inlet and outlet you have to consider your pressure drop. This will be your inlet and this will be your outlet. तो आपको प्रेशर ड्रॉप को ज्यादा लो भी नहीं करना है। इज इट ऑल राइट? अगर आप प्रेशर ड्रॉप को ज्यादा लो कर दोगे तो यहाँ पे बैक इफेक्ट जनरेट हो जाएगा, बैक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण आपका रेफ्रिजरेंट काफी स्पीड में फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स सर्कुलेशन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण इफेक्टिवनेस ऑफ योर evaporator gonna be decrease. So you should never operate your evaporator at very low pressure. That means for that condition you have to write some statement that key the evaporator must have sufficient space for the circulation of the refrigerant without too much pressure drop between the outlet and inlet. अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर इज योर सेकेंड डिजाइन फैक्टर। तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो the temperature difference between the substance being cooled and the refrigerant is not excessive. तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, तभी ज्यादा अच्छी तरीके से हीट का एक्सचेंज होगा। ओके, तो टेम्परेचर डिफरेंस आपका ज्यादा होना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। एंड लिक्विड रेफ्रिजरेंट की बात करें तो यहाँ पे द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंड द वेपर टू सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड रेफ्रिजरेंट अगर आप यहाँ ऑपरेट कर रहे हो तो उसके लिए प्रेशर ड्रॉप को ध्यान में रखना जरूरी है। सो दीज आर द थ्री क्राइटेरिया। दैट मीन्स यहाँ पे हमने सबसे पहले इवापोरेटर के फंक्शन को जाना, उसके बाद हमने यहाँ पे वर्किंग क्राइटेरिया को जाना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन टाइप को जाना, एंड देन हम डिजाइन फैक्टर को भी हमने जाना। एंड बाय दिस वे वी हैव टू आल्सो कंसीडर आवर कंडेंसर। हम इसी तरीके से अपने कंडेंसर के वर्क को भी कंसीडर करेंगे। Okay, so my dear friends, in next lecture we are going to consider our condenser work, and after that we have to design our condenser. Okay, so thank you so much.